नमस्कार दोस्तों। आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे ज्योमेट्री। और ज्योमेट्री में भी हमने केवल फर्स्ट पार्ट लिया है, जिसके अंदर ट्रायंगल्स और लाइन और एंगल्स का बेसिक कॉन्सेप्ट आपको सिखाया जाएगा। देखिए, जिन बच्चों को अगर बिल्कुल भी ज्योमेट्री नहीं आती है, ठीक है, तो ये लेक्चर उनके लिए बहुत हेल्प करेगा। और इस लेक्चर में हमने क्या किया है, केवल लाइन और एंगल्स को एक्सप्लेन किया है और साथ में ट्रायंगल्स को पूरा एक्सप्लेन किया है। सर्किल के लिए हम एक अलग से वीडियो देंगे, उसमें आपको सर्किल की सारी प्रॉपर्टी प्रोवाइड की जाएंगी। ठीक है, तो जिनके पास अगर नोट्स नहीं है तो वो चाहें तो इनको वन बाय वन करके अपना नोट भी कर सकते हैं। आइए डिस्कस करते हैं सबसे पहले लाइंस के बारे में। देखिए, लाइन क्या होता है। लाइन अगर हम खींचते हैं, जिन बच्चों को कुछ भी नहीं पता वो भी सब सीखेंगे आज। अगर हम लाइन को एक्सप्लेन करें तो कई सारे छोटे छोटे पॉइंट्स को अगर हम मिला देते हैं, ठीक है, वो कोलिनियर हो सकते हैं। कोलिनियर मतलब एक लाइन में हो सकते हैं, या फिर आपके नॉन कोलिनियर मतलब कि टेढ़े मेढ़े हो सकते हैं। ठीक है, अगर इन पॉइंट्स को मिला दिया जाए तो हमारा जो डिजाइन बनती है इसको हम लाइन कहते हैं। या फिर ये हमारी टेढ़ी बेढ़ी लाइन बनेगी, इसको भी हम क्या कहेंगे, कर्व लाइन कहेंगे। ठीक है, और यही हमारे एक्सप्लेनेशन में आएगा कि दो पार्ट में डिवाइड होगा पार्ट। पहला रहेगा स्ट्रेट लाइन और दूसरा रहेगा हमारा कर्व लाइन। अगर हमारी स्ट्रेट लाइन है तो ये बिल्कुल सीधी होती है। कर्व लाइन का मतलब आपको पता है कि थोड़ा सा इसमें जो घुमाव मिलेगा देखने को। ठीक है, नेक्स्ट है आपका लाइन सेगमेंट। क्या होता है लाइन सेगमेंट? होता है लाइन का एक छोटा सा टुकड़ा जो दोनों एंड पॉइंट पे जाके रुक जाए। मतलब ये पॉइंट और ये पॉइंट आपका एंडिंग पॉइंट होगा, तो ये लाइन सेगमेंट कहलाएगा। ठीक है, इसे रेखाखंड कहते हैं हिंदी में। फिर आता है रेस। क्या होता है रेस की अगर बात करें तो रे क्या होता है बेटा, एक स्टार्टिंग पॉइंट से शुरू होकर और आपका एक एंडिंग पॉइंट की तरफ चलना शुरू कर देता है। ठीक है, हम जितना चाहे उतना यूज़ कर सकते हैं इसको, तो ये हमारा रेस कहलाएगा। और रेस एक पॉइंट से कई सारे बन सकते हैं। आप इधर भी रेस को निकाल सकते हैं, इधर भी रेस को निकाल सकते हैं, ये भी हो सकता है रेस। ठीक है, नेक्स्ट है पैरेलल लाइन। इसको हिंदी में कहते हैं समांतर रेखाएं। समांतर रेखाएं क्या होती हैं? समांतर रेखाएं वो दो रेखाएं जिनके बीच का डिस्टेंस यानी परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो होता है वो ऑलवेज इक्वल होता है। ठीक है, ये डिस्टेंस हमेशा हर दूरी पर आपको जो है बराबर मिलेगा, चाहे कहीं पे भी आप नाप सकते हो। इसका एग्जाम्पल होता है एक रेल की पटरी। ठीक है, तो ये पैरेलल लाइंस हो जाती हैं। नेक्स्ट है आपका ट्रांसवर्सल लाइन। ट्रांसवर्सल लाइन क्या होती है? अगर दो पैरेलल लाइन को एक लाइन कट करती है, ठीक है, तो वो कहलाती है हमारी ट्रांसवर्सल लाइन, यानी कि हिंदी में कहते हैं इसको हम लोग तिर्यक रेखा। ठीक है, तो ये तिर्यक रेखा हो गई। इंटरसेक्टिंग लाइंस क्या होती हैं? इंटरसेक्टिंग लाइन दो लाइनें अगर आपस में क्रॉस कर जाती है, ठीक है, और यानी एक्स की फॉर्म में क्रॉस करें या कैसे भी करें, तो ये आपस में क्या कहलाएंगी? दोनों इंटरसेक्टिंग लाइन, मतलब एक दूसरे को कट कर रही है। क्लियर? ये इंटरसेक्टिंग लाइन होता है। परपेंडिकुलर लाइन क्या होती है कि एक ऐसी लाइन जो किसी बेस लाइन पर आके 90 डिग्री बना देती है, उसको हम कहते हैं परपेंडिकुलर लाइन। और ये इसका सिंबल होता है अपोजिट। ये टी जो बना देते हैं इस टाइप का, ये सिंबल कहलाता है इसका। ठीक है, कॉन करंट लाइन क्या होती है बेटा? कॉन करंट लाइन का मतलब क्या होता है? किसी भी एक पॉइंट से, ठीक, कम से कम तीन या तीन से अधिक जो हमारी लाइनें इस तरीके से जो क्रॉस होती हैं, इसको हम कहते हैं कॉन्करेंट लाइन। इसमें देखो एक्सप्लेन भी कर दिया है इसमें। थ्री और मोर लाइंस आर सेड टू बी कॉन्करेंट इफ दे इंटरसेक्ट वन कॉमन पॉइंट। ठीक है, यानी कि किसी भी एक बिंदु पर तीन या तीन से अधिक लाइनें अगर आपकी क्रॉस हो रही हैं या इंटरसेक्ट हो रही है, वो हमारी क्या कहलाएंगी? कॉन्करेंट लाइन कहलाएंगी। ठीक है, कोप्लेनर लाइंस ये आपके उतना डिफेक्टिव नहीं रहता है। जिनको अगर ये रीड करना है वो इसको रीड कर सकता है। ठीक है, सेम प्लेन पर होती हैं, कोलिनियर लाइंस होती हैं आपकी, ये ध्यान रखना होगा। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका एंगल्स का। यहाँ से क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। देखिए, सबसे पहले एंगल्स जिनको बिल्कुल नहीं पता बता देते हैं एंगल क्या होता है। अगर आप एंगल को एक्सप्लेन करते हैं तो दो आपकी ऐसी स्ट्रेट लाइन होती हैं जो किसी एक पॉइंट से अलग अलग डायरेक्शन में जा रही होती हैं। ठीक है, तो उनके बीच का जो जो गैप बनता है यही हमारा क्या होता है? एंगल की तरह यूज़ किया जाता है या एंगल बनता है इसमें। सबसे पहला एंगल होता है हमारा एक्यूट एंगल। तो एक्यूट एंगल क्या डिफाइन करता है कि अगर आपका एंगल की वैल्यू 90 डिग्री से लेस है, जीरो से ज़्यादा है बट 90 डिग्री से लेस है, जीरो और 90 के अगर बीच में आ रही है वैल्यू किसी भी एंगल की, तो ये हमारी क्या कहलाएगा? एक्यूट एंगल। इसको कहते हैं हिंदी में न्यून कोण। ऑब्ट्यूस एंगल क्या होता है? अगर हमारे एंगल की वैल्यू 90 डिग्री से अधिक और 180 डिग्री से कम। 180 डिग्री कितना होता है? अगर एक स्ट्रेट लाइन आपकी बन जाती है तो ये 180 डिग्री होता है।
ठीक है, तो इसके बीच में यहाँ कहीं पे एंगल बनेगा, तो ये जो हमारा एंगल बनेगा ये हमारा कहलाएगा अधिक कोण या ऑब्ट्यूज एंगल, राइट। नेक्स्ट, ये आपका राइट एंगल। राइट एंगल में क्या प्रॉपर्टी होती है कि अगर आपके दो अब अगर आपका एंगल 90 डिग्री है, फिक्स है बिल्कुल, तो ये हमारा क्या कहलाएगा, समकोण या राइट एंगल कहलाता है, ठीक है। स्ट्रेट लाइन क्या होता है, अगर यही दोनों लाइंस हमारी किसी पॉइंट के अपोजिट दिखाई देने लगती हैं तो जो एंगल इस टाइप से बनता है ये स्ट्रेट एंगल कहलाते हैं और इसकी वैल्यू होती है 180 डिग्री, ठीक है। रिफ्लेक्स एंगल क्या होते हैं, रिफ्लेक्स एंगल्स की वैल्यू जो होती है 180 डिग्री से ज़्यादा और एक 360 डिग्री से कम होती है, तो ऐसे सारे एंगल हमारे क्या कहलाएंगे, रिफ्लेक्स एंगल कहलाते हैं। क्लियर। नेक्स्ट, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल को आप अगर एक्सप्लेन करेंगे, देखिए लिखने वाले लोग इसको लिख सकते हैं, बाकी समझते चलो, चीज़ें बस दिमाग में बिठानी क्या चीज़ होती है। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का मतलब होता है पूरक कोण। पूरक कोण क्या होते हैं, वो दो कोण जिनका टोटल अगर 90 डिग्री हो जाता है तो वो हमारे पूरक कोण कहलाएंगे। जैसे इसमें एंगल नंबर 2 और एंगल नंबर 1 दोनों को अगर हम ऐड कर दें तो टोटल वैल्यू हमारी 90 डिग्री होनी चाहिए, ठीक है। या यहाँ पर एंगल नंबर 3 और एंगल नंबर 4, इनकी दोनों की वैल्यू अगर हमने ऐड कर दी तो ये भी हमारी 90 डिग्री हो जाए, तो ऐसे कोण हम क्या कहेंगे, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहेंगे। और ये कॉन्सेप्ट आपका बहुत ज़्यादा यूज़ भी होगा, ठीक है। सप्लीमेंट्री एंगल क्या होता है, वो दो एंगल जिनका टोटल वैल्यू अगर आपकी 180 डिग्री हो जाती तो हमारे क्या कहलाएंगे, सप्लीमेंट्री एंगल, या फिर क्या कहलाएंगे, संपूरक कोण कहते हैं इनको, ठीक है। देखिए जैसे इसमें एंगल नंबर 1 और एंगल नंबर 2 दोनों को मिला दिया जाए तो टोटल वैल्यू कितनी है, 180 डिग्री है, ये हमारा क्या कहलाएगा, सप्लीमेंट्री एंगल कहलाएगा, राइट। ऐसे इसमें दूसरा एग्जाम्पल लिया है, एंगल नंबर 3 एंगल नंबर 4 दोनों को मिलाकर टोटल वैल्यू अगर 180 है तो ये हमारा सप्लीमेंट्री एंगल या फिर संपूरक कोण कहलाता है। तो दो बातें ध्यान रखना, कॉम्प्लीमेंट्री मतलब 90 डिग्री होना चाहिए टोटल, सप्लीमेंट्री का मतलब होता है टोटल वैल्यू हमारी 180 डिग्री होनी चाहिए, ठीक है। लीनियर पेयर क्या होता है, लीनियर पेयर का मतलब जैसे यहाँ पर एंगल नंबर 1 है और एंगल नंबर 2 है, तो अगर ये हमारा एक स्ट्रेट लाइन पर इस तरीके से एंगल 1 है तो ये हमारे लीनियर पेयर कहलाते हैं और इनकी टोटल वैल्यू ऑलवेज जो होती है वो 180 डिग्री होती है, ठीक। एडजेसेंट एंगल क्या होते हैं, एडजेसेंट एंगल कह सकते हो कि दो बराबर बराबर के जो पड़ोसी एंगल होते हैं वो हमारे एडजेसेंट एंगल कहलाते हैं। जैसे इसमें एंगल नंबर 1 और एंगल नंबर 2 हमारे एडजेसेंट एंगल कहलाएंगे। इसमें आपका L1 और L3 ये हमारे क्या कहलाएंगे, एडजेसेंट एंगल कराएंगे। दूसरा L1 और L2 ये हमारे क्या कहलाएंगे, एडजेसेंट एंगल कहलाएंगे, ठीक है। यानी पड़ोस के एंगल क्या कहलाते हैं, हमेशा एडजेसेंट एंगल कहलाते हैं, राइट। दूसरा देखिए, वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होते हैं, इसको कहते हैं हिंदी में शीर्षान्मुख कोण। यानी कि जब दो लाइनें आपस में कट करती हैं तो हमेशा जो आपका आमने सामने का एंगल बनता है इसको कहते हैं हम लोग वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो यहाँ पर आप फिगर में देख रहे हैं एंगल नंबर 1 एंगल नंबर 2 के अपोजिट है और एंगल नंबर 4 एंगल नंबर 3 के अपोजिट है, और ये एंगल्स की वैल्यू ऑलवेज आपकी बराबर होती है, इस चीज़ को आपको हमेशा दिमाग में रखना है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा वर्टिकली अपोजिट एंगल यानी कि शीर्षान्मुख कोण। जब आप ट्रायंगल में यूज करेंगे तो इनका यूज बहुत होता है। नेक्स्ट, अगर हमारे दो पैरेलल लाइंस हैं, ये एंगल आपको निकालने को बोला है, एंगल बिटवीन पैरेलल लाइंस, यानी कि दो लाइनों के बीच के कितने एंगल और कैसे कैसे हो सकते हैं। तो सबसे पहले दो देखिए पैरेलल लाइन दी गई, एक ए बी है और एक सी डी है। इसको एक ट्रांसवर्सल लाइन यानी तिर्यक रेखा ने काटा, इसका नाम है T1 और एंगल्स के नाम दे दिए गए हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, ये आपके 8 एंगल हैं। अब इनके बीच में क्या रिलेशन हो सकता है अगर दो लाइन हमारी पैरेलल बनती हैं। तो सबसे पहले करस्पॉन्डिंग एंगल क्या होते हैं इनको समझिए, ठीक है। करस्पॉन्डिंग एंगल में क्या देखना है आपको, एंगल नंबर जो 1 है आपका ये एंगल नंबर 5 के बराबर है, एंगल नंबर 2 है आपका ये एंगल नंबर 6 के बराबर है, ठीक है। एंगल नंबर 4 है आपका एंगल नंबर 8 के बराबर है, एंगल नंबर 3 जो है ये आपका एंगल नंबर 7 के बराबर है। याद रखने का तरीका क्या होता है, देखिए अगर हम लोगों ने फ्लोरिंग देखी है, मान लीजिए आपकी ये पहली बालकनी ये है, पहले दूसरी बालकनी है, तो हमेशा सेम बालकनी टाइप के जो एंगल्स होते हैं वही हमारे करस्पॉन्डिंग एंगल कहला सकते हैं। इसको आप याद रख सकते हैं, चाहे वो इसके बेस में बने यानी कि अपोजिट डायरेक्शन बने तो दोनों अपोजिट वाले बराबर हैं, अगर टॉप वाले हैं तो दोनों टॉप वाले बराबर हैं, ये दोनों साइड्स के लिए पैरेलल होता है, ठीक है। नेक्स्ट, अगर हमारा एंगल जेड की फॉर्म में बनना है, यानी कि जैसे एंगल नंबर ये देखिए ये इस टाइप का जेड की फॉर्म में अगर एंगल बनना है, ठीक है, फिर से बनाते हैं इसको, ये जेड की फॉर्म में जो एंगल बनते हैं ये हमारे जो इस टाइप से एंगल बनना है ये हमारे कहलाते हैं अल्टरनेट एंगल।
ठीक है। इसमें अगर ये दोनों लाइंस के अंदर बनते हैं तो इनको बोला जाता है इंटीरियर अल्टरनेट एंगल कहा जाता है। और यही एंगल हमारे अगर आउटसाइड जेड में बनते हैं, ठीक है, तो वो हमारे क्या कहलाएंगे, जैसे एंगल नंबर 1 है आपका और एंगल नंबर आपका हो जाएगा 3 और 5, ये तो इंटीरियर में आ जाएंगे। एक मिनट फिर से समझिए इसमें। सबसे पहले आपका जेड की फॉर्म में, यानी एंगल नंबर 3 और एंगल नंबर 6, ये दोनों एंगल हमारे क्या हैं, इंटीरियर अल्टरनेट एंगल है। सेम हमारा एंगल नंबर 4, एंगल नंबर 5, ये दोनों भी इंटीरियर अल्टरनेट एंगल होगा। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पार्ट देखिए, इसको थोड़ा रफ करते हैं। देखिए अगले में क्या बताया गया, वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो वर्टिकली अभी हमने आपको समझाया था, जब क्रॉस में एंगल बनते हैं और आपस में वो एक दूसरे के बिल्कुल वर्टेक्स यानी शीर्ष पर होते हैं। तो जैसे हमारा एंगल नंबर 1 है, एंगल नंबर 4 है, ये दोनों हमारे क्या है, वर्टिकली अपोजिट हैं। एंगल नंबर 2, एंगल नंबर 3, ये वर्टिकली अपोजिट हो गए। सेम एंगल नंबर 7 है, एंगल नंबर 6, ये वर्टिकली हो गया। एंगल नंबर 8 है, एंगल नंबर 5, ये भी वर्टिकली क्या हो गए, अपोजिट एंगल कहलाएंगे। ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट देखिए, इसमें अगला पार्ट है आपका अपोजिट इंटीरियर एंगल क्या आता है। तो अपोजिट इंटीरियर एंगल कौन से होते हैं, एंगल नंबर 4 और 6, ये मिला लीजिए 3 और 5, इनका सम ऑलवेज जो होगा ये 180 डिग्री होता है। ये आपको ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। तो क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया आपको हमने। सबसे पहला आपको याद रखना है कि हमारा करस्पॉन्डिंग एंगल कौन सा है, दूसरा याद रखना है करस्पॉन्डिंग एंगल, दूसरा याद रखना है अल्टरनेट एंगल, तीसरा याद रखना है आपको अपोजिट इंटीरियर एंगल, और चौथा याद रखना है आपको वर्टिकली अपोजिट एंगल। ये 4 टाइप के एंगल्स आपको ध्यान रखने हैं। और एक प्रॉपर्टी और याद रखनी थी, कौन सी, लीनियर पेयर एंगल, यानी कि इस टाइप के जो एंगल्स होते हैं जो एक ही लाइन पर बनते हैं, ठीक है, ये इन दोनों का जो सम होगा वो ऑलवेज कितना होता है, 180 होता है। ये चीज़ ध्यान रखनी है। नेक्स्ट देखिए, देखिए अब है सेकंड पार्ट जो कि ट्रायंगल्स के ऊपर डिपेंडेंट। अभी तक हमने आपको केवल लाइन और एंगल्स और उसके ऊपर डिपेंडेंट प्रॉपर्टीज को बताया। अगर वो प्रॉपर्टी आपको याद है तो आपको एग्जाम में या क्वेश्चंस में हेल्प बहुत करेंगी। ठीक है। अब ट्रायंगल्स की बात करें तो ट्रायंगल हमारे जो होते हैं ये दो टाइप से बटते हैं। पहला ट्रायंगल बटेगा हमारा साइड के बेस पर, यानी कि जो इनकी ये भुजा होती है इसके बेस पर डिवाइड होते हैं। और दूसरा हमारा बनता है ये एंगल के बेस पर। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे साइड के बेस पर। साइड के बेस पर हमारे 3 टाइप के ट्रायंगल यहाँ पे बात की जाएगी, 4 टाइप के, सॉरी। सब आपका इक्विलेटरल ट्रायंगल यानी इसे कहते हैं समबाहु त्रिभुज, फिर आइसोस्केल ट्रायंगल यानी कि समद्विबाहु त्रिभुज, स्केलेन ट्रायंगल यानी कि हमारा कौन सा हो जाएगा, विषमबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज क्या होता है, जिसकी तीनों साइड्स अगर आपकी सेम है, ये तीनों अगर सेम है तो हमारा समबाहु त्रिभुज कहलाएगा। समद्विबाहु त्रिभुज यानी आइसोस्केल क्या होता है, जिसकी 2 साइड्स बराबर होती हैं, ये हमारा कहलाता है आइसोस्केल। और स्केलिन क्या कहलाएगा, ये तीनों साइड्स जो होती हैं अलग अलग होती हैं, तो ये हमारा क्या कहलाएगा, स्केलिन यानी कि विषमबाहु त्रिभुज। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है। समबाहु त्रिभुज जो होता है इसके तीनों एंगल्स बिल्कुल फिक्स होते हैं और इसकी वैल्यू होती है 60 डिग्री। ये आपको याद रखना है, राइट। नेक्स्ट इसमें एक और आपका ट्रायंगल रह गया है, ये है आपका राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल हमारा चौथा टाइप का ट्रायंगल बनेगा। इसमें एक एंगल हमारा फिक्स होता है 90 डिग्री। ठीक है। और 90 डिग्री के सामने वाली साइड को हम लोग बोलते हैं कर्ण या फिर हाइपोटेनियस। ठीक, बची हुई दोनों साइड में से आप किसी को भी बेस या परपेंडिकुलर आप मान सकते हो, जब तक ग्राउंड एंगल आपका फिक्स ना हो। नेक्स्ट देखिए, अगर हम लोग एंगल्स के बेस पर डिसाइड करते हैं कि ट्रायंगल क्या होते हैं, तो एंगल के बेस पर हमारे 3 टाइप के बन जा रहे हैं, एक्यूट एंगल, राइट एंगल ट्रायंगल और ऑब्ट्यूज एंगल। देखिए अभी हमने आपको राइट एंगल ट्रायंगल पहले ही बता दिया, ये आपका ट्रायंगल के एंगल के बेस पर था। यहाँ पर 2 और रह जाएंगे, एक होता है एक्यूट एंगल, यानी कि वो ट्रायंगल जिसका एक कोण आपका 90 डिग्री से कम होता है वो हमारा कहलाएगा एक्यूट एंगल ट्रायंगल, यानी कि न्यून कोण त्रिभुज। और जिस एंगल का 90 डिग्री से ज़्यादा होता है वो कहलाता है ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, यानी कि आपका कहलाएगा अधिक कोण त्रिभुज। और एक होता है समकोण त्रिभुज जिसका एक एंगल 90 डिग्री फिक्स होता है। क्लियर, ये हो गए। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आपका आता है यहाँ पे, सिमिलर ट्रायंगल क्या होता है। देखिए सिमिलर ट्रायंगल का मतलब क्या है, कोई भी चीज़ जो आपको दिखने में एक जैसी लग रही है वो आपकी सिमिलर हो सकती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल लिया जाए, जैसे हम लोग क्या करते हैं, मान लीजिए एक छोटा सा बच्चा है जिसकी शर्ट या टी शर्ट जो है सेम प्रिंटेड है किसी बड़े बच्चे की जैसी, तो दोनों का साइज तो अलग अलग हो गया शर्ट टी शर्ट का, लेकिन दिखने में क्या है, दोनों प्रिंटेड में एक जैसी हैं, तो इनको हम क्या कहेंगे, दोनों टी शर्ट हमारी सिमिलर हैं।
ठीक है। तो ऐसे इसकी साइड, आपकी साइड्स तो अलग अलग हो जाएंगी, ठीक है, लेकिन जो एंगल की वैल्यू होती है वो आपकी क्या होगी, दूसरे ट्रायंगल के एंगल की वैल्यू के बिल्कुल सेम होगी। तो ऐसे ट्रायंगल को हम कहते हैं सिमिलर ट्रायंगल। और आपको ध्यान रखना है इसमें कौन सी प्रॉपर्टी लगती है, ए ये प्रॉपर्टी होती है। इसका मतलब होता है एंगल एंगल एंगल, मतलब पहले त्रिभुज की पहली एंगल, दूसरे त्रिभुज का पहला एंगल, पहले त्रिभुज का दूसरा एंगल, ठीक है। इसको हम कलर बदल देते हैं, ये ब्लू कलर का ये ब्लू कलर के बराबर हो जाएगा, और ये टिक वाला जो है टिक वाले के बराबर हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, इसमें ये प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है, इनका रेशियो। तो रेशियो में क्या याद रखना है आपको, ये चीज जो लिखी हुई है नीचे, इसके ऊपर क्वेश्चन तो आता ही आता है। यानी कि पहले त्रिभुज की पहली साइड, मान लेते हैं कि अगर हमने इसको मान लिया ए बी, तो ए बी और इसके रेस्पेक्ट में पहला कौन सा हो जाएगा, ए डैश बी डैश, इनका रेशियो। सेम दूसरी साइड ले लीजिए आप, बी सी, यानी बराबर हो जाएगा बी सी, और अपॉन में नीचे कितना आ जाएगा, बी डैश सी डैश हो जाएगा, ठीक है। ऐसे आप तीसरी साइड भी ले सकते हैं। तो इन तीनों का रेशियो जो होता है वो आपस में इक्वल रहना चाहिए। ये होते हैं हमारे सिमिलर ट्रायंगल। अब आते हैं हमारे कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल। कॉन्ग्रेंट का मतलब होता है सर्वांग सम त्रिभुज, ठीक है। दोनों में अंतर क्या है, सिमिलर और कॉन्ग्रेंट में, अगर कोई भी ट्रायंगल हमारा सिमिलर है तो वो कॉन्ग्रेंट नहीं हो सकता है, बट अगर कोई भी ट्रायंगल हमारा कॉन्ग्रेंट है यानी कि सर्वांग सम है तो वो हमारा सिमिलर हो जाता है, ठीक है। ये दोनों में अंतर होता है। यहाँ पर क्या खास बात होगी कि जो ट्रायंगल आपको दोनों दिख रहे हैं ये, इस ट्रायंगल में पहली साइड यानी कि ए बी ये बराबर है आपके डीई के, दूसरी साइड हमारी दे रखी है ए सी ये बराबर है डी सी के, तीसरी साइड है हमारे पास बी सी ये बराबर है ई सी के, यानी कि रेस्पेक्टिवली साइड्स आपस में इक्वल होती हैं। दूसरा, इसके जो एंगल्स हैं यानी कि एंगल ए ये एंगल डी के बराबर है, एंगल बी एंगल ई के बराबर है, एंगल सी एंगल एफ के बराबर है। तो ऐसी प्रॉपर्टी जो हमारी लगती हैं तो इसको कहा जाता है कि ये कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल हैं। तो क्या क्या प्रॉपर्टी होती है ये देखते हैं। और ये हमारा जो निशान लगा हुआ है नीचे, ये होता है आपका कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल का साइन, ठीक है। दोनों में अंतर क्लियर होना चाहिए। पहली प्रॉपर्टी होती है साइड साइड साइड। आपको प्रॉपर्टी बस ऐसे पता हो कि आप पेपर में अप्लाई कर पाओ। यानी क्या कहना चाह रहा है ये प्रॉपर्टी, ऐसा इसका मतलब होता है साइड साइड साइड, यानी भुजा भुजा भुजा, यानी कि पहले ट्रायंगल की पहली साइड दूसरे ट्रायंगल की पहली साइड, पहले ट्रायंगल का दूसरा साइड दूसरे ट्रायंगल का दूसरा साइड, तीसरे ट्रायंगल की तीसरी साइड दूसरे ट्रायंगल की तीसरी साइड, ये आपस में अगर बराबर है तो ये दोनों आपस में कॉन्ग्रेंट हो जाएंगे। दूसरी प्रॉपर्टी होती है इसकी साइड एंगल साइड। साइड एंगल साइड में क्या होता है कि आपको ध्यान रखना है कि साइड यानी कि पहली साइड, ठीक है, तो पहली साइड के बराबर है, दूसरी साइड दूसरी साइड के बराबर है, और हमेशा इन दोनों के बीच का एंगल यानी कि ये वाला बीच का एंगल होता है। इस चीज़ को ध्यान रखना है, नोट पे लिखा गया है इस चीज़ को, ठीक है। बीच का एंगल अगर आपका दिया गया है तो आप लिख सकते हैं भाई पहली साइड यानी एस एंगल ए, और दूसरी साइड एस एस ए एस, मतलब हो गया साइड एंगल साइड। इस बेस पर हमारे दोनों ट्रायंगल क्या होते हैं, कॉन्ग्रेंट होते हैं, राइट। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या कह रही है भाई, ये कह रहा है कि ए एस ए एंगल साइड एंगल, इसका मतलब क्या है कि दो एंगल और उनके बीच की साइड, ये साइड बीच में लिखा है ना, इसका मतलब है बीच की साइड। यहाँ पे नोट लिखा गया, इस चीज को ध्यान रखना है। क्या याद रखना है, पहले ट्रायंगल का पहला एंगल दूसरे ट्रायंगल का पहला एंगल, ठीक है, दूसरे ट्रायंगल का दूसरा एंगल, और पहले ट्रायंगल का दूसरा एंगल दूसरे ट्रायंगल का दूसरा एंगल, और उनके बीच की साइड, ये अगर आपस में बराबर है तो हमारे दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट होते हैं, ठीक है। ध्यान रखना बीच की साइड होनी चाहिए। और चौथी प्रॉपर्टी होती है आर एच एस। आर एच एस का मतलब होता है राइट एंगल हाइपोटेनियस और साइड। हिंदी में कहेंगे राइट एंगल मतलब होता है समकोण, हाइपोटेनियस का मतलब कर्ण, और साइड का मतलब भुजा। यानी कि एक कोण तो दोनों में 90 डिग्री फिक्स होना चाहिए। दूसरा, इसकी जो कर्ण है यानी कि जो हाइपोटेनियस वाला पार्ट ये बराबर होना चाहिए। और दी हुई दोनों में से कोई भी एक साइड अगर बराबर है, जैसे मान लो ये साइड अगर इस साइड के बराबर है तो हमारी प्रॉपर्टी लग जाएगी आर एच एस, यानी कि दोनों हमारे ट्रायंगल कैसे हो जाएंगे, कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल, यानी कि सर्वांगसम त्रिभुज। क्लियर। अगला देखिए, मीडियन क्या होता है। मीडियन का मतलब होता है माध्यिका। माध्यिका ऐसा होता है कि वर्टेक्स, यानी कि मान लो ए हमारा वर्टेक्स है, इसको हम हिंदी में कहते हैं वर्टेक्स को कहा जाएगा भाई वर्टेक्स, जहाँ पर दोनों लाइनें मिलती हैं उसको हम लोग वर्टेक्स कहते हैं, ठीक है। यानी कि शीर्ष से ऐसी लाइन खींची जाए जो सामने वाली साइड को आधा आधा कर दे, तो ऐसी लाइन को हम लोग क्या कहते हैं भाई, क्या कहेंगे इसको, माध्यिका यानी कि मीडियन। ये चीज ध्यान रखनी है, किसी भी शीर्ष से सामने वाली साइड
पे एक लाइन आती है और उसको वो अगर आधा आधा करती है तो हमारा माध्यिका कहलाता है। अंतर समझते चलना। एंगल बटेगा नहीं बटेगा ये कंफर्म नहीं, बट ये जो पार्ट है साइड का बराबर होना चाहिए। दूसरी चीज, आपका सेंट्रॉइड क्या होता है या सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या होता है। सेंटर ऑफ ग्रेविटी के लिए क्या याद रखना है कि भाई हमारे जहाँ पे तीनों माध्यिकाएं आके मिल जाती हैं, ठीक है। जैसे कि हमारा अगर ये ट्रायंगल है तो यहाँ पे जो माध्यिकाएं आके मिल रही हैं तीन ही, इसको हम कहते हैं सेंटर, ठीक है। सेंटर सेंटर कहते हैं या सेंटर ऑफ ग्रेविटी बोल सकते हैं, ठीक है। तो सेंट्रॉइड क्या होता है कि जहाँ पे तीनों माध्यिकाएं आके मिलती हैं वो हमारा सेंट्रॉइड होता है। और इनका जो अनुपात होता है शीर्ष से लेकर जहाँ पे हमारे तीनों बिंदु मिले हैं यानी कि ओ, और ओ से लेकर बेस तक यानी कि ओ से लेकर डी तक, इनका जो अनुपात होता है हर एक माध्यिका का कितना होता है 2:1 होता है। ये इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है, ठीक है। यहाँ पे दिया गया है 2:1, ठीक है। तो आपको इस तरीके से इनका अनुपात याद रख लेना है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसके। पहला, माध्यिका क्या होती है। माध्यिका यहाँ पे तीन वर्टेक्स से ऐसी लाइन जो तीनों मिलती हैं आके, और सॉरी जहाँ पे वर्टेक्स से ऐसी लाइन जो सामने वाली साइड को आके आधा आधा कर देती है, ऐसी लाइन को हम लोग क्या कहते हैं, माध्यिका कहते हैं। क्लियर। अच्छा, दूसरा क्या बताया कि सेंट्रॉइड क्या होता है, जहाँ पे तीनों माध्यिकाएं आके मिलती हैं जिस बिंदु को, उसको हम सेंट्रॉइड या केंद्रक कहते हैं। और इनका अनुपात हमेशा 2:1 होता है। क्लियर। नेक्स्ट देखिए। अच्छा, इनका रेशियो कैसे, एरिया कैसे बढ़ता है। देखिए एरिया में देखिए क्या चीज़ ध्यान रखनी है, आपको हम टिक करके बता रहे हैं। जैसे ये एक हिस्सा, ये 2 3 4 5 6, यानी कि अगर माध्यिका से हमारा जो ट्रायंगल है वो 6 हिस्सों में बट गया है तो हम कह सकते हैं बड़ा वाला ट्रायंगल जो है छोटे छोटे 6 पार्टों में बटा, तो किसी भी एक छोटे वाले पार्ट को हम कह सकते हैं कि बड़े वाले का कितना 1/6 हिस्सा हो जाएगा, क्योंकि सबका एरिया आपस में क्या होता है, बराबर होता है। ये चीज़ यहाँ पर ध्यान रखिए, ठीक। एल्टीट्यूड क्या होता है। देखिए एल्टीट्यूड क्या होता है कि सामने वाले वर्टेक्स से, यानी मान लो ए वर्टेक्स है, इस वर्टेक्स से ऐसी लाइन खींची जाए जो यहाँ पे आके 90 डिग्री बना दे सामने वाली साइड को। आधा आधा नहीं करेगा, ऐसा कोई गारंटी नहीं है, बट ये 90 डिग्री बनाएगा, ये फिक्स होता है, यानी परपेंडिकुलर आके मिलता है, उसको हम एल्टीट्यूड कहते हैं, ठीक है। और हिंदी में बोलेंगे इसको लम, एल्टीट्यूड, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखनी है। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्या होता है। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्या होता है भाई, एक लाइन वर्टेक्स से एक ऐसा लाइन खींचा जाए जो सामने वाली साइड पे 90 डिग्री भी बनाए और उसको आधा आधा भी करता है, उसको हम कहते हैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, यानी कि लंब समद्विभाजक। क्लियर। और ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, आपको ध्यान रखना है भाई, ये जो दी गई है इसमें, ये जो प्रॉपर्टी गिवन है आपको, ये ध्यान रखना है, ये वाली 90 डिग्री वाली, ठीक है, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट, ऑर्थो सेंटर क्या होता है। ऑर्थो सेंटर को हिंदी में कहते हैं लंब केंद्र। लंब केंद्र क्या होता है, जहाँ पर हमारे जो एल्टीट्यूड्स हैं वो आके मिलते हैं, यानी कि तीनों एल्टीट्यूड जिस पॉइंट पर मिलते हैं उसको हम कहते हैं लंब केंद्र, ठीक है। लंब केंद्र कह सकते हैं, या फिर हम इसको क्या कहते हैं भाई, ऑर्थो सेंटर कहते हैं। और ये इसकी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ध्यान रखना, क्या प्रॉपर्टी होती है भाई, एंगल बीओसी, अगर आपको ये वाला एंगल निकालना है और ये एंगल दिया हुआ है, ज़्यादातर इन्हीं दोनों का रिलेशन पूछा जाता है, तो इनका जो सम होता है वो कितना होता है, 180 होता है। क्लियर। नेक्स्ट, अगला है हमारा सरकम सेंटर। सरकम सेंटर क्या होता है भाई, परिकेंद्र कहते हैं इसको। परिकेंद्र की खास बात क्या है कि अगर हमने क्या किया है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींचे गए, यानी कि लंब केंद्र खींचा गया है, तो इससे हमारा जो रेडियस बनना है ए ओ, ए की रेडियस ये हो गया, बी ओ और ओ सी, ये रेडियस जो होती है इसके थ्रू आपकी बराबर होती है, यानी तीनों पार्ट बराबर हैं। तो ये जो एंगल बनता है हमारा केंद्र पर, ये जो परिधि पर एंगल बना गया है, ठीक है, इसका हमेशा दोगुना होता है, तो ये वाला दोगुना होता है, तो ये आपको दे रखा है इस चीज़ में, ठीक है। ये हमारा परिकेंद्र हो गया। और बनता कैसे है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के मिलने से बनता है, ये ध्यान रखना है, इसमें दिया गया है, ठीक। तो तीनों में, चारों में अंतर याद होना चाहिए आपको। अब मीडियन क्या होता है, एल्टीट्यूड क्या होता है, ऑर्थो सेंटर कैसे बनता है, और चौथा हमारा था सरकम सेंटर कैसे बनता है। ये चारों पॉइंट याद रखने हैं आपको, ठीक है। नेक्स्ट है पाइथागोरस थ्योरम। जिनको नहीं पता बता देते हैं। पाइथागोरस थ्योरम हमारी जो होती है हमेशा राइट एंगल ट्रायंगल में लगती है, यानी कि समकोण त्रिभुज में लगती है। और क्या खास बात होती है, 90 डिग्री के सामने की साइड को हम लोग कर्ण बोलते हैं या हाइपोटेनियस बोलते हैं, ठीक है, इसको बेस मान लेते हैं, और ये हमारा परपेंडिकुलर है। तो ये हमेशा रिलेशन ये याद रखना है कि जो कर्ण का स्क्वायर होता है, ये बेस के स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर के स्क्वायर के सम के स्क्वायर के बराबर होता है, ठीक है, ये याद रखना है आपको। तो ये हाइपोटेनियस की प्रॉपर्टी है। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिपलेट भी होंगे, जैसे कि मान लो 3 है, जैसे ये मान लो 3 है, ये 4 है, तो ये वैल्यू हमेशा 5 आएगी। इस तरीके से डायरेक्ट याद रख लेना है, ठीक है। मान लो ये 5 है, ये 12 है, तो ये हमेशा 13 आएगी,
तो ये ट्रिपलेट का मतलब क्या है, जो पाइथागोरस थ्योरम को सेटिस्फाई करते हैं वो हमारे ट्रिपलेट बन जाते हैं। नेक्स्ट है आपकी थ्योरम्स बननी शुरू हो गई यहाँ पे। ये आपकी थ्योरम है, ये ऑब्ट्यूज ट्रायंगल में बन रही है, ठीक है। यहाँ पर एक आपका ट्रायंगल है, इसका नाम है ABC, और एक परपेंडिकुलर खींचा गया AD, ठीक है। ये आउटर में जा रहा है, तो ये रिलेशन आपको ध्यान रखना है, इस पर डायरेक्ट थ्योरम पे क्वेश्चंस आते हैं। क्या रहता है भाई, ये याद रखना है, जो कर्ण का स्क्वायर होता है, ये AB स्क्वायर BC स्क्वायर, मतलब दोनों भुजाओं के स्क्वायर का सम, प्लस दोनों का मतलब जो BC है ये वाला पार्ट, और दूसरा हमारा जो AD है यानी जो लंब बना है, इन दोनों की मल्टीप्लाई के सम में एडिशन करके बराबर होता है, ये ध्यान रखना है, ठीक। ऐसे ही हमारा एक और है, अगर यही लंब हमारा क्या करें त्रिभुज के अंदर बन जाए, ये तो आंतरिक हो गया, ये हमारा बाह्य हो गया, ठीक है। तो अंदर बनेगा तो हमारा ये माइनस हो जाता है, ये ध्यान रखना है भाई। कोई चीज़ अगर बाहर जा रही है तो उसको खींचने के लिए प्लस करना पड़ेगा, और कोई प्लस है तो उसको क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। ये दोनों प्रॉपर्टी याद रखनी इंपॉर्टेंट है। इसको इंटीरियर बाइसेक्टर थ्योरम और एक्सटीरियर बाइसेक्टर थ्योरम के नाम से भी जानते हैं हम लोग। नेक्स्ट है, किसी भी ट्रायंगल के जो इंटरनल एंगल्स होते हैं और एक्सटर्नल एंगल्स होते हैं, इनका सम कितना होता है। तो आपको पता है भाई, त्रिभुज के जो आंतरिक कोण होते हैं इनका टोटल होता है 180, और बाह्य कोण होते हैं इनका टोटल होता है 360, ठीक है। अंदर वाले कोण कौन कौन से भाई, एंगल नंबर 1 2 3, ये आपके देर को दे रखा है 180, और बाहर वाले कौन से XYZ, ये 360 हो जाएंगे, ठीक, ये ध्यान रखना है। और ट्रायंगल जो होता है, सम ऑफ टू साइड्स ऑलवेज ग्रेटर देन थर्ड साइड, ये चीज़ ध्यान रखनी है, ट्रायंगल की प्रॉपर्टी में आता है क्या, कि त्रिभुज की दो भुजाओं का जो सम होता है हमेशा तीसरी भुजा से क्या होता है, ज़्यादा होता है। नेक्स्ट, अगर हम, ये भी इंपॉर्टेंट बहुत है बेटा ये प्रॉपर्टी, इसमें क्या बोला है कि किसी भी ट्रायंगल का अगर हमें आउटर एंगल निकालना है ये वाला, तो ये हमेशा सामने वाले दोनों एंगल्स के सम के बराबर होगा। जैसे अगर हम ये एंगल निकालेंगे तो ये सामने में ये दोनों एंगल पड़ रहे हैं, इनका सम कर दीजिए तो इनके बराबर हो जाएगा। जैसे यहाँ पे एंगल नंबर 4 है तो ये 1 के और 2 के सम के बराबर है, यहाँ पे देखो दे रखा है, ठीक है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं, या ये भी कह सकते हैं इन दोनों का जो सम होगा भाई वो कितना होगा, 180। क्यों, क्योंकि दोनों लीनियर पेयर एंगल हैं, लीनियर पेयर एंगल जो एक लाइन पे ही बनते हैं दोनों एंगल, सम हमेशा कितना रहता है, 180 रहता है, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है आपकी, किसी त्रिभुज में अगर हमारे पास ये इस टाइप से बनना है, ये अगर बनता है हमारे पास, ये वाला एंगल O है, ये A है, ये B है और ये C है, तो आपको क्या करना है इसमें, अगर हमसे ये एंगल A पूछे या एंगल ये बीच वाला पूछे, ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी अगर आपको याद है एंगल BOC वाली, ठीक है, तो ये लगा सकते हो। क्या करना है, 90 में ठीक ऊपर वाला एंगल आधा करके जोड़ दो तो ये एंगल BOC निकल जाता है। ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, कई बार क्वेश्चन आता है इस पे। और यही चीज़ हमारी क्या हो जाए, अगर बाहर की तरफ बन जाती है इस टाइप से, ये आके बनती है, ये नीचे जो फिगर दिया गया है, तो इस केस में बस माइनस लग जाता है। अंदर बनेगा तो प्लस बनेगा, और बाहर बनेगा तो ये माइनस बनेगा, ये ध्यान रखनी है। इसे बाह्यता कहते हैं और ये इंटरनल कहते हैं। अगली प्रॉपर्टी है भाई, अगर किसी भी ट्रायंगल में 3 मीडियन आपको दी जाती हैं तो उनके बीच में ये रिलेशन होता है, आपको ध्यान रखना क्या रिलेशन होता है, ट्रायंगल्स के तीनों साइड्स का सम, ठीक है, और जो मीडियन है इनका तीनों का सम, ठीक है, ऑलवेज क्या होगा, ग्रेटर रहता है। जैसे AD BE और CF तीनों मीडियन है, इन तीनों का सम किया गया, ये ग्रेटर है किससे, तीनों साइड्स यानी AB BC और CD के सम के आधे से। ये आपको प्रॉपर्टी याद रखनी है, ठीक। नेक्स्ट है आपका आपका परपेंडिकुलर बनना है। अभी तो मीडियन था यहाँ पे, अब परपेंडिकुलर अगर बन गया, ठीक है, मतलब कि 90 डिग्री बन गया, तो ये प्रॉपर्टी बन जाती है कि तीनों का AB BC और CA जो हमारी तीनों साइड्स हैं इनका जो सम है तीनों एल्टीट्यूड से हमेशा ज़्यादा रहेगा। ये बात ध्यान रखनी है। इसमें क्या था भाई, तीनों माध्यिकाओं का सम तीनों भुजाओं के सम के आधे से हमेशा अधिक रहता है। और यहाँ पे क्या बोला है, मीडियन जो यहाँ पे जो भुजाएं हैं इनका जो सम है ये हमेशा आपका जो परपेंडिकुलर बनते हैं इनकी लेंथ से हमेशा ग्रेटर रहेगा, ठीक। नेक्स्ट है आपका, अगर दो लाइन पैरेलल्स हैं, ठीक है, तो बाइसेक्टर इंटीरियर जो बनते हैं एंगल्स, इनके बारे में बात की गई है। क्या क्या होंगे भाई, अगर ये एंगल, ये हमने आपको पहले भी एक्सप्लेन किया, अगर ये एंगल अगर आपके अंदर के तरफ के हैं ये, ठीक है, ये इनका सम हमेशा कितना होता है, 180 होता है। दूसरा, इनका जो सम होगा वो भी 180 होगा। लेकिन यहाँ पर क्या बोला है कि जो बटेंगे, ये दोनों जो कट जाते हैं एंगल, ये हमेशा आधे आधे होते हैं, ये दोनों आपस में आधे आधे होंगे, ठीक है।
और लेकिन जेड की फॉर्म में जो एंगल बनते हैं इस टाइप से वो भी बराबर होते हैं, मतलब कि ये पूरा एंगल जो है ये पूरे एंगल के बराबर हो जाएगा, तो ये दोनों भी आधे आधे में बराबर होंगे। तो ये आपकी क्या है, थ्योरम है। ठीक, नेक्स्ट देखो क्या थ्योरम है। अगर हमारे पास मान लीजिए एक मीडियन है और एक हमारा क्या है, एल्टीट्यूड है, तो ये ए एम हमारा क्या है, ये हमारा मीडियन का काम करेगा, बाई सेक्टर ऑफ एंगल। ठीक है, ए एम इज द बाई सेक्टर ऑफ एंगल, बी ए सी इस एंगल को आधा आधा कर रहा है। ठीक है, दूसरा आपका जो ए एन है ये परपेंडिकुलर है बी सी पर, ये नीचे आके क्या कर रहा है, 90 डिग्री बना रहा है। तो आपको ध्यान रखना ये कभी भी अगर ये बीच का एंगल पूछा जाता है ये, ठीक है, तो ये एंगल की डायरेक्ट प्रॉपर्टी होती है क्या, बेस पे जो एंगल बन गए यानी कि एंगल बी और एंगल सी, इनका डिफरेंस का आधा कर दीजिए, ये वाली प्रॉपर्टी ये बहुत इंपॉर्टेंट रहती है आते हैं क्वेश्चंस। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी है आपकी, अगर वाई सेक्टर एक्सटीरियर एंगल है, ठीक है, तो क्या बनेगा, तो देखिए इसमें आपका एंगल जो ए बी सी है, एंगल ए बी सी ये वाला जो एंगल है, और एंगल ए सी डी है, ए सी डी ये वाला जो एंगल है, ये दोनों जो होते हैं बराबर होते हैं कितने के, ए एल सी, ए एल सी इस वाले एंगल के दोगुने के बराबर होते हैं, यानी एंगल 1 एंगल 2 और एंगल 3। तो क्या याद रखेंगे, एंगल 1 प्लस एंगल 2 बराबर है कितने के, दोगुने के कितने के, एंगल 3 के। ये आपको प्रॉपर्टी याद रखनी है। ठीक है, नेक्स्ट देखो क्या बोला है, अगर हमारे पास सेम बेस पर अगर दो ट्रायंगल बनाए गए हैं, ठीक है, या ये भी है अगर हम क्या कर रहे हैं किसी भी ट्रायंगल के बी सी को, मान लो ये ए है, ये बी है और ये सी है, अगर हम इसको एक्सटेंड कर देते हैं, आगे बढ़ा देते हैं, ठीक है, डी को ए बी सी डी, यहाँ पे डी नाम दे देते हैं, ठीक है, डी तक बढ़ा दिया, तो हमारे बी ई और सी ई ये इस टाइप से इसके क्या वाई सेक्टर ये आधे आधे बना रहे हैं, ये चीज़ आधी है और ये आधी है। ठीक है, तो इस केस में भी पूछा गया है रिलेशन क्या होता है, तो ये वाला रिलेशन इस वाले रिलेशन का क्या होता है, तो ये आपको ध्यान रखना है कि जो हमारा ये एंगल जो होता है हमेशा हाफ होता है इस वाले एंगल का, मेन एंगल का हमेशा हाफ होता है। क्यों, क्योंकि ये भी आधे पे बना है, तो ये आधे पे बना है तो ये झुक के आधा बना है, तो इसीलिए हम क्या करेंगे, लिख देंगे क्या कि एंगल हमारा जो है ये बी ई सी ये ऑलवेज हमारा क्या होता है, एंगल बी ए एंगल बी ए सी का आधा होता है। ठीक है, ये प्रॉपर्टी पीछे दी गई है, इसको आपको दिमाग में रखना, ये दे रखा है यहाँ पे। ठीक है, ये दिया गया है। नेक्स्ट देखो क्या बोला गया है कि अगर हम किसी क्वाड्रिलेटरल के अंदर एंट्री करते हैं तो हमको बताना है भाई ये एंगल कितना होता है। तो देखो बहुत आसान है, अगर ये दोनों आपके आधे आधे एंगल हैं, ये दोनों आपके आधे आधे एंगल हैं, तो ठीक सामने वाले एंगल पकड़ लीजिए आप। सामने वाले जो एंगल्स होते हैं यानी कि डी और सी, इनका डिफरेंस करके आधा कर देंगे तो हमको ये एंगल पी मिल जाता है। ये देखो यहाँ पे थ्योरम दे रखी है। ठीक है, किसी भी क्वाड्रिलेटरल में लगता है। नेक्स्ट क्या बोला गया है, अगर हमारे पास किसी भी ट्रायंगल में एक मीडियन है ए डी, ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कि भुजाओं का रेशियो ए बी और ए सी, भुजाओं का रेशियो सामने जो मीडियन ने कट की है बेस को, इन दोनों के रेशियो के बराबर होता है। ठीक, ये आपको दिया गया ए बी अपॉन ए सी, यानी कि दोनों साइड्स का जो रेशियो है और जो मीडियन सामने आके मिली है उसने जो दोनों साइड्स को आधा आधा किया हुआ है, तो इन दोनों के रेशियो के बराबर होता है। ठीक है, अगर आपका मान लीजिए बाई सेक्टर है, एंगल बाई सेक्टर है, तो फिर क्या बनेगा, तो एंगल बाई सेक्टर में भी ध्यान रखना है भाई क्या, कि आपकी जो प्रॉपर्टी बन रही है वो ए बी और ए सी, यानी कि इस साइड का और इस साइड का जो रेशियो है, ठीक है, रेशियो है वो बी डी और डी सी के बराबर है, मतलब इन दोनों के रेशियो के बराबर, मतलब सेम पैटर्न पर बनता है। ठीक है, लिखना चाहो तो इस तरीके से लिख सकते हैं कि ए बी अपॉन ए सी बराबर है बी डी, ठीक है, अपॉन डी सी, इस तरीके से लिख सकते हैं, पीछे आपको प्रॉपर्टी गिवन है। ठीक, नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर बोला गया है कि अगर हमारा कोई एक ट्रायंगल है जिसके मिड पॉइंट है, ये डी मिड पॉइंट है, ई मिड पॉइंट है और ये एफ मिड पॉइंट है, तो इस केस में जो हमारे चार ट्रायंगल बन गए 1 2 3 और 4, तो ये चारों एरिया वाइज आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ठीक है, अगर आपसे किसी भी छोटे ट्रायंगल का एरिया पूछा जाएगा तो आप क्या कहेंगे, भाई ये बड़े वाले का क्या है, चौथाई है, यानी कि ये वाली प्रॉपर्टी आप बता देंगे। ठीक है, ये वाली बता सकते हैं। दूसरा, इनका जो अनुपात होगा वो भी बराबर होगा, यानी कि ए डी यानी कि ये वाला रेशियो, बी डी यानी कि ये वाला रेशियो, ए ई ये रेशियो और आपका सी ई ये रेशियो सब आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ये आपका इंपॉर्टेंट रहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखो क्या बोला गया है,
यहाँ पे नेक्स्ट प्रॉपर्टी है आपकी कि भाई एक त्रिभुज है ए बी सी जिसमें ए डी हमारा वाई सेक्टर एक्सटीरियर एंगल ए कर रहा है, तो उसके बीच में रिलेशन होता है। क्या रिलेशन होगा? बी डी मतलब कि हमारी ये पूरी लेंथ यहाँ से यहाँ तक की, डी सी मतलब ये शॉर्ट लेंथ, ठीक है, ए बी यानी कि फुल लेंथ, और ए सी मतलब ये वाला पार्ट। ठीक है, ये आपको रेशियो वाइज याद रखनी है। नेक्स्ट है आपका कि भाई जब इक्वल ट्रायंगल आते हैं तो इनके मीडियन और इनकी जो साइड्स है इनके बीच का अनुपात क्या होता है। तो आपको हमेशा याद रखना है कि ट्रायंगल के तीनों, मतलब अगर इसको हम एक्सपेंड करके लिखें तो क्या बनेगा? ए बी का स्क्वायर, ए सी का स्क्वायर, बी सी का स्क्वायर, तीनों साइड्स के स्क्वायर का सम। और चूंकि हमने क्या किया, इक्विलेटरल ट्रायंगल ले रखा है, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल में क्या है, तीनों साइड सेम है, तो किसी भी एक साइड को लिख लो। तो यहाँ पे इन्होंने क्या लिख दिया, 3AB लिख दिया, क्योंकि 3 बार जोड़ेंगे। ठीक है, ये आपका किसके बराबर है? ये हमारा AD मतलब जो हमारी मीडियन है, या जो भी आप बोल सकते हैं, क्योंकि आपका इक्विलेटरल में मीडियन, एल्टीट्यूड और आपका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर सब एक ही होता है। ठीक है, तो यहाँ पर इसके 4 गुने के बराबर होता है। ये आपको रेशियो याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इस पे कभी कभी डायरेक्ट क्वेश्चन देखने को मिल सकता है आपको। ठीक है, क्या याद रखना है कि इक्विलेटरल ट्रायंगल के अंदर साइड्स के स्क्वायर के 3 गुना बराबर होता है मीडियन के स्क्वायर के 4 गुने के। ठीक, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट, सिमिलर ट्रायंगल के रेस्पेक्ट में आपको ध्यान रखना है कि अगर दो ट्रायंगल सिमिलर हैं तो इनका अगर एरिया के रेस्पेक्ट में पूछा गया है आपसे आंसर, तो क्या याद रखना है, दोनों ट्रायंगल्स के एरिया का जो रेशियो होता है, चाहे आप साइड ले लीजिए, पहली साइड लेंगे तो पहली साइड लिख लो, देखो ये लिखा हुआ है। अगर आप दूसरी साइड लेते हैं तो दूसरी साइड ले लीजिए, और तीसरी साइड ले रहे हैं तो तीसरी साइड आप ले लीजिए। किसी भी साइड्स के स्क्वायर के रेशियो के बराबर होता है। या फिर आपने जो एल्टीट्यूड लिया है या हमारा जो मीडियन है, इसके स्क्वायर के रेशियो के बराबर होता है। या फिर इनका पेरीमीटर यानी कि परिमाप ले लीजिए आप, परिमाप के भी स्क्वायर के रेशियो के बराबर होता है। तो ये आपको इसके ऊपर डिपेंडेंट क्वेश्चन देखने को डायरेक्टली छोटे छोटे पेपरों में मिलते हैं। ठीक है, क्या बताया, कोई भी दो ट्रायंगल अगर सिमिलर हैं तो उनका जो एरिया का जो रेशियो होता है वो साइड्स के स्क्वायर के रेशियो के बराबर, या फिर उनका एल्टीट्यूड है, मीडियन है, या परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, या फिर पेरीमीटर, कोई भी एक पार्ट ले सकते हो। ये आपका एल्टीट्यूड दिया है, ये पेरीमीटर दिया है, ये तीनों साइड रखी, कोई भी एक पार्ट आप बराबर कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है आपकी, यहाँ पे क्वेश्चन भी है आपका कि भाई ये राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर अगर हम आते हैं तो हमारे अगर P और Q ये अगर मिड पॉइंट है, ठीक है, हमने A को Q से मिला दिया, P को C से मिला दिया। मिड पॉइंट का मतलब ये मीडियन है, मीडियन मतलब होता है माध्यिका। अगर माध्यिका है तो क्या रेशियो बनता है भाई, ये जो पूरा आपका AQ बना है, AQ मतलब ये मीडियन जो बनी है, ये मीडियन पहली है, ये दूसरी मीडियन है CP, ये CP मीडियन है, ये मीडियन है, दोनों के स्क्वायर का सम का 4 गुना बराबर होता है। जो हमारा हाइपोटेनियस है इसके स्क्वायर के 5 गुने के बराबर है। पहला रिलेशन याद रखना है। और या फिर ये 20 गुना के बराबर होता है, ये भी याद रखना है। ये डायरेक्ट क्वेश्चन इस पे रहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखो क्या बोला है, अगर हमारे पास दो मीडियन है और दोनों मीडियन अगर 90 डिग्री पे कट कर रही हैं, ठीक है, इंपॉर्टेंट लगाइए इसको भी, अगर ये कट कर रही हैं तो क्या रिलेशन होता है भाई कि ए बी स्क्वायर यानी कि ये साइड प्लस ए सी स्क्वायर बराबर होता है कितने के, बी सी स्क्वायर के 5 गुने के, यानी कि इसके 5 गुने के स्क्वायर के बराबर है। कब? जब ये दोनों मीडियन हमारी 90 डिग्री पे कट करती हैं। ये प्रॉपर्टी याद रखनी है। देखिए सारी प्रॉपर्टी आपको एक ही वीडियो में प्रोवाइड करा रहा है जिससे आपको भटकना ना पड़े। नेक्स्ट क्या बोला गया है, एक ट्रायंगल है जिसमें एक बी हमारा 90 डिग्री गिवन है और एक्स और वाई हमारे जो पॉइंट हैं उनके बीच में रिलेशन क्या रहेगा। तो देखो भाई ए बाई स्क्वायर, ये हमारा ए बाई स्क्वायर हो गया, ये जो आ रहा है नीचे, ठीक है, एक्स सी स्क्वायर ये हो गया। ठीक, यानी कि एक तरीके से क्या मीडियन कह सकते हो, एल्टीट्यूड कह सकते हो, कोई भी नाम दे सकते हो, प्लस बराबर होगा किसके, ए सी स्क्वायर के, यानी कि हाइपोटेनियस के स्क्वायर के, प्लस एक्स बाई के स्क्वायर के, मतलब ये जो पॉइंट मिला दिया इसके, यानी कि हम आपको ब्लू कलर से कर देते हैं, ये वाला और ये वाला, ठीक है, ये वाला, इन दोनों के स्क्वायर के। तो ये आपको ध्यान रखना है। क्या बताया, जो हमारी इस तरीके से क्रॉसिंग हो रही है वो, और ये ऐसे में और ऐसे में जो है, ठीक है, ये आपको याद रखना है 90 डिग्री केस में ही प्रॉपर्टी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी बोली है, ये भी राइट एंगल ट्रायंगल के लिए इंपॉर्टेंट रहती है। अगर हमारे पास ए सी का मिड पॉइंट अगर डी है तो आपको पता है भाई ये पार्ट और ये पार्ट तीनों बराबर होते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे क्या है, रेडियस ऑफ सर्किल सर्किल हो जाते हैं। अगर हम इसको ऐसे कर खींचना चाहें तो सर्किल बन सकता है। ठीक है, दूसरा याद रखना है भाई क्या, कि हमारा जो बी डी है, बी डी का स्क्वायर
ये जो बी डी है हमारा, ये बी डी का स्क्वायर जो होता है इन दोनों के मल्टीप्लाई के बराबर होता है, यानी कि बराबर किसके होगा, ए डी मल्टीप्लाई डी सी। ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, ये भी आपको याद रखनी है। नेक्स्ट आपको यहाँ बोला गया है कि भाई अगर दो ट्रायंगल हमारे पास सिमिलर हैं या कॉन्ग्रेंट हैं तो उनके बीच में क्या रिलेशन बनेगा, पेरीमीटर का। ठीक है, तो क्या बनता है भाई, पेरीमीटर अगर हम ट्रायंगल्स का ले रहे हैं, पहले ट्रायंगल का पेरीमीटर दूसरे ट्रायंगल का पेरीमीटर है, तो कुछ नहीं करना है, एरिया में स्क्वायर लग जाता है, इसमें स्क्वायर नहीं लगता है। मतलब ये ए बी अपॉन डी लिख दीजिए, या फिर बी सी अपॉन ई एफ लिख दीजिए, या फिर ए सी अपॉन डी एफ लिख दीजिए, कोई भी आप एक रेशियो ले सकते हैं। क्लियर। अच्छा नेक्स्ट देखिए, ट्रेपेजियम है। ट्रेपेजियम में क्या याद रखना है कि अगर ट्रेपेजियम में आपके दो इस तरीके से डायगोनल कट हो रहे हैं, ठीक है, तो आपको पता है भाई ये टुकड़ा इन दोनों का जो रेशियो है, इस टुकड़े का और इस टुकड़े का जो रेशियो है, ये आपस में बराबर होता है, ये ध्यान रखना है। ठीक है। नेक्स्ट यहाँ बोला है एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, और इक्विलेटरल ट्रायंगल में आपको भाई पता होना चाहिए कि हमारी जो माध्यिका होती है, ये मीडियन जो होती है क्या करती है, सामने वाली लाइन को आधा आधा कर देती है, तो ये एंगल्स भी आधे आधे होते हैं। ठीक है, सब कुछ हो जाता है इसमें। ठीक, तो ये प्रॉपर्टी आपको ध्यान रखनी, एंगल भी आधे आधे होंगे, साइड भी आधी आधी होगी, यहाँ पे 90 डिग्री भी बनेगा। ठीक है, यही हमारा क्या होगा, सेंट्रॉइड होगा, यही हमारा इन सेंटर होगा, यही हमारा क्या होगा, ऑर्थो सेंटर होगा, यही हमारा सरकम सेंटर होगा। सब कुछ एक ही जगह बनता है, ये इक्विलैटरल की क्या होती है, खास बात होती है। ठीक है, नेक्स्ट देखो क्या बोला गया है, इसमें बोला है आपको कि मीडियन जो होती हैं अगर आपस में आके मिल रही हैं तो ये सामने वाली साइड को क्या करती है भाई, आधा आधा करती है। ये इस पार्ट इसके बराबर है, अगर ये मीडियन इस पे आई है तो ये पार्ट इसके बराबर है, और ये मीडियन इस पे आई है तो ये पार्ट इसके बराबर है। ठीक है, मीडियन से हमेशा बराबर पार्ट बढ़ता है। अच्छा, अगर मीडियन हमारी सी ई और बी, अगर ये आपकी मीडियन अगर बराबर हैं तो उस केस में क्या होगा, अगर ये दोनों मीडियन बराबर है तो बी ई और सी एफ अगर बराबर है तो हम क्या लिख सकते हैं कि हमारी जो भुजाएं हैं ए बी और ए सी ये भी बराबर होंगी। क्लियर, ये हमारा क्या होता है, आइसोस्केल ट्रायंगल की प्रॉपर्टी होती है। अगर मीडियन बराबर है तो उनकी साइड्स भी बराबर होंगी जिस पर मीडियन जाके मिल रही है। नेक्स्ट देखिए क्या बोला है, आपका अगर ट्रायंगल है सेम बेस पर, ठीक है, दो पैरेलल लाइंस के बीच में, तो हमारा जो एरिया होता है उनके बीच का ऑलवेज बराबर होगा। जैसे एरिया ए बी सी, तो ए बी सी कौन सा, ये वाला ट्रायंगल। ठीक है, और एरिया किसके बराबर है, बी डी सी। बी डी सी कौन सा भाई, बी डी सी मतलब इस वाले एरिया के बराबर है। क्यों, क्योंकि दोनों का बेस लाइन सेम है। क्लियर। नेक्स्ट आपको बोला गया है कि पैरेललोग्राम अगर ट्रायंगल के बीच में आ रहा है तो क्या बनेगा भाई, तो जो हमारा ए बी सी ट्रायंगल होगा, यानी कि ये वाला जो ट्रायंगल है, ठीक है, ये हमारा जो पैरेललोग्राम बना है, यानी कि ई ई इसको ब्लू कलर से करते हैं, ये ई बी सी और डी, ये जो पैरेललोग्राम बना है इसका क्या होता है, ये आधा होता है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट देखिए, यहाँ बोला गया है आपको कि पेरीमीटर ऑफ ए इक्विलैटरल इज ग्रेटर देन द सम ऑफ डायगोनल। ये ध्यान रखना है, अगर हमारा किसी भी एक तरीके से कह सकते हैं ये स्क्वायर या क्वाड्रिलेटरल का नाम दे सकते हैं, क्वाड्रिलेटरल के अंदर क्या खास बात बताई है इन्होंने कि अगर हमारी चारों साइड्स का सम, यानी कि डी सी, डी ए बी और बी सी, इनका सम जो है, ये जो डायगोनल है हमारे पास, यानी कि विकर्ण डी बी और ए सी, ठीक है, दोनों के सम से ऑलवेज ग्रेटर होता है, ये ध्यान रखना है। ठीक, नेक्स्ट अगर हमारा कोई ट्रेपेजियम है तो ये साइड और ये साइड अगर पैरेलल है, ठीक है, और ई और एफ आपके मिड पॉइंट हैं, अगर आपको वैल्यू निकालनी है ई एफ की कितनी वैल्यू होगी, तो आपको क्या करना है, जो हमारी साइड्स हैं बची हुई, यानी कि ए बी और सी डी, ये साइड्स इनके सम का आधा कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। मतलब हमें नॉन पैरेलल साइड्स को लेना है। क्लियर, समझ में आया। ट्रेपेजियम में दो साइड्स पैरेलल होती हैं, एक सी प्रॉपर्टी होती है, और हमने क्या किया है, मिड पॉइंट को मिला दिया है। अगर हमसे ई एफ की लेंथ पूछेगा तो जो नॉन पैरेलल साइड्स हैं इनके सम का आधा कर देंगे तो आपको राइट आंसर मिल जाएगा। क्लियर। अगला देखिए, अगर हमारा एक ट्रेपेजियम है और ट्रेपेजियम में क्या किया है, हमने डायगोनल्स को मिलाया है, और डायगोनल्स को मिलाने के बाद पी और क्यू जो है ये हमारे क्या है, इसके मिड पॉइंट है, मतलब ओ से लेकर डी तक का ये मिड पॉइंट है और क्यू मिड पॉइंट है। तो अगर आपसे ये लेंथ पूछता है भाई ये लेंथ कितनी होगी, तो आपको ध्यान रखना है, क्या बताना है, डी सी। डी सी मतलब ये वाली साइड, और ए बी मतलब जो पैरेलल साइड्स हैं इनके डिफरेंस का आधा कर दीजिए। ठीक है,
अगर इस साइड को निकालना है तो क्या करना है, जो पैरेलल साइड्स हैं इनके डिफरेंस को आधा करेंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। अगर एक रेक्टेंगल है हमारे पास और ओ उसमें एक पॉइंट है, तो आपको याद रखना है कि भाई ए ओ यानी कि ये जो हमारे डायगोनल पॉइंट जो बनने हैं ओ सी और डी ओ और ओ बी, ये इनके स्क्वायर के सम आपस में बराबर होते हैं। ठीक है, वो हमारा कोई भी पॉइंट हो सकता है, कोई ज़रूरी नहीं फिक्स बीच में हो, कोई भी पॉइंट होगा। तो क्या याद रखना है कि भाई जो हमारे बीच का पॉइंट आके मिल रहा है ए ओ और ओ सी, इनके स्क्वायर का सम रिमेनिंग जो बचा हुआ है यानी कि डी ओ और ओ बी के स्क्वायर के सम के बराबर होता है। ये हो गया। तो क्वाड्रिलेटरल क्या होता है, ये ट्रायंगल्स का यहाँ तक था खेल। अब क्वाड्रिलेटरल पे आते हैं। क्वाड्रिलेटरल में क्या होता है कि क्वाड्रिलेटरल में चारों जो एंगल होते हैं इसकी मैक्सिमम वैल्यू होती है 360 डिग्री। ठीक, ये ध्यान रखना है। अब क्वाड्रिलेटरल में पहला हमारा जो आता है वो क्या है, स्क्वायर है। स्क्वायर में क्या खास बात होती है भाई, इसकी चारों साइड जो होती हैं आपस में बराबर होती हैं और कॉर्नर पे ऑलवेज जो होता है 90 डिग्री बनता है। दूसरा ये प्रॉपर्टी होती है, पहली साइड्स बराबर होती है, डायगोनल की वैल्यू हमेशा ये होती है, ये ध्यान रखनी है आपको। एंगल्स हमेशा 90 डिग्री होते हैं। ठीक है, और जो आपके डायगोनल्स यानी विकर्ण जो मिलते हैं ये पार्ट आपस में बराबर होते हैं, ये भी आपको दे रखा है, ये स्क्वायर की प्रॉपर्टी होती है। और एक बात और ध्यान रखना है, ये जो हमेशा मिलते हैं स्क्वायर डायगोनल, ये हमेशा 90 डिग्री बनाते हैं, 90 डिग्री यानी कि नाइट एंगल ट्रायंगल, ये इस टाइप से। ठीक, ये इसकी प्रॉपर्टी हो गई। अच्छा, तो रोम्बस में और इसमें क्या अंतर होगा, अगर हम रोम्बस से इसको डिफरेंस करना चाहें तो अभी बताएंगे, रोम्बस शायद आगे आएगा। हाँ, रोम्बस अभी आगे है, तो हम बताते हैं रेक्टेंगल के बारे में। पहले रेक्टेंगल देखो क्या होता है, आयत। इसकी खास बात क्या होती है भाई, इसकी आमने सामने की साइड्स बराबर होती हैं, यानी कि ए बी बराबर है डी सी के, और ये पैरेलल भी होती हैं, ये भी ध्यान रखना है। ऐसे ही हमारे पास ये पार्ट इस पार्ट के बराबर है और ये पैरेलल भी है। दूसरी चीज़, इसके जो डायगोनल हैं वो ए सी और बी डी हैं, ये आपस में मिलते हैं। तो और एंगल जो होते हैं कॉर्नर पे हमेशा 90 डिग्री होते हैं, ये भी ध्यान रखना है। ठीक है, इसकी प्रॉपर्टी क्या है कि जो ए सी स्क्वायर, अगर हम केवल इस ट्रायंगल की बात करेंगे तो इस ट्रायंगल में हम पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं, इसमें भी पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं। और इसके जो आपके डायगोनल होते हैं ये हमेशा बराबर बराबर दूरी पे कटते हैं, यानी कि पार्ट आपका बराबर होता है। क्लियर। अब आता है नेक्स्ट पार्ट, पैरेललोग्राम यानी कि समांतर चतुर्भुज का। ठीक है, समझते चलिएगा पूरा वीडियो, स्किप मत करिएगा, क्योंकि हमने एक ही वीडियो में सब कुछ दे दिया है, आपको बार बार भटकना नहीं पड़ेगा। पैरेललोग्राम का मतलब होता है समांतर चतुर्भुज। क्या क्या खास बात होती है, इसकी आमने सामने की साइड्स पैरेलल होती हैं, बराबर होती हैं। ठीक है, तो ये भी इसके बराबर है, इसके बराबर है, तो ये तो उसमें ही पड़ा। लेकिन यहाँ पे जो इसके ये वाले जो एंगल है ये 90 डिग्री नहीं होते हैं, ये ध्यान रखना, ये नहीं होते हैं। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। प्रॉपर्टी बता दी आपको, ये बता दिया। दूसरा, अपोजिट एंगल्स इसके इक्वल होते हैं, यानी कि ये एंगल इस एंगल के बराबर है। ठीक, ये एंगल इस एंगल के बराबर, ये ध्यान रखना है। और एक पॉइंट और है कि भाई चारों जो एंगल्स होते हैं इनका जो सम होता है वो हमेशा 360 होगा, और ट्रायंगल वाइज 180 180 कह सकते हो। ठीक है, या ये भी कह सकते हैं जो एडजेसेंट एंगल्स होते हैं, यानी कि एंगल हमारा जो ए है प्लस एंगल बी है, एडजेसेंट एंगल बी और सी भी हो सकता है, मतलब जो पड़ोसी के दो एंगल हैं इनका हमेशा योग कितना होता है, 180 होता है। ये इसकी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी याद रखना है। अब रोम्बस की प्रॉपर्टी समझ लीजिए क्या क्या होती है। रोम्बस का मतलब होता है समचतुर्भुज। ठीक है, दिखने में स्क्वायर जैसा ही होगा, लेकिन अंतर क्या है, इसकी चारों साइड सेम होती हैं, पहली चीज याद रखनी है। दूसरा, आमने सामने की साइड्स पैरेलल होती हैं, ये भी याद रखना है। और इसके जो एंगल ए और एंगल सी हैं ये दोनों बराबर होंगे, यानी कि आमने सामने के एंगल्स क्या होते हैं बेटा, बराबर होते हैं। ठीक है, बट 90 डिग्री नहीं होते हैं, इस चीज़ को ध्यान रखना, वो स्क्वायर में था। और चौथा पॉइंट है, इसके जो एंगल ए और बी, बी और सी और डी, मतलब जो एडजेसेंट एंगल होते हैं सेम 180 डिग्री बनाते हैं। और चौथा पॉइंट है, इसके जो डायगोनल होते हैं ये डायगोनल हमेशा बीच में जो मिलते हैं तो कितना बनाएंगे भाई, 90 डिग्री बनाते हैं, ये चीज़ ध्यान रखनी है आपको। ठीक है, तो ये मेन मेन पॉइंट हो गए रोम्बस के, जिसको नोट्स बनाना अच्छा खासा हमने आपको मैटर प्रोवाइड किया, आप आराम से बना सकते हैं। नेक्स्ट है आपका, अगर हमारा एक ट्रेपेजियम है और ट्रेपेजियम में आपसे बोला गया है कि भाई हमारा मिड पॉइंट पर ये ई और एफ मिड पॉइंट को मिला रहे हैं, तो ये ई एफ की वैल्यू कितनी होगी। ठीक है, तो अब क्या करना है आपको, ये ई एफ जो निकालेंगे तो जो पैरेलल साइड्स होती हैं इनके सम का आधा कर देंगे, डायरेक्ट आपको आंसर मिल जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट और लास्ट है शायद ये, आपको पॉलीगॉन्स के बारे में भी पता होना चाहिए। पॉलीगॉन्स का मतलब होता है बहुभुज। ठीक है, कम से कम छोटा हमारा जो पॉलीगॉन होता है वो होता है एक ट्रायंगल,
यानी कि जो आपकी 2D शेप्स बनती हैं विद साइड्स के साथ, ठीक है। 4 साइड हो जाएंगी तो नाम हो जाएगा क्वाड्रिलेटरल। 3 5 साइड में पेंटागन, हेक्सागन में 6, हेप्टागन में 7, ऑक्टागन में 8, नैनोगन में 9, टेंगागन में 10। ये आपको डायरेक्ट पता होना चाहिए साइड वाइज। इसमें जो इंपॉर्टेंट है, जो पूछा जाता है, सम ऑफ इंटीरियर एंगल पूछता है, इसकी वैल्यू होती है n-2 इंटू 180। एन का मतलब होता है नंबर ऑफ साइड्स, ये होता है। ईच एक्सटीरियर एंगल निकालेगा तो आप ये 180 में से भी घटा सकते हो, ठीक है। और एवरी एक्सटीरियर एंगल निकालने के लिए क्या है कि आप इसको 360 से एन से भाग कर दो तो भी निकल जाएगा। सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल ये ऑलवेज फिक्स होता है, इसकी वैल्यू हमेशा 360 होती है। और ईच इंटीरियर एंगल निकालना है तो क्या करना है, जो हमने पहला फॉर्मूला पढ़ा है इसमें बस एन से भाग कर देंगे तो आपका क्या निकल जाएगा, ईच इंटीरियर एंगल निकल जाएगा। क्लियर। और ईच एक्सटीरियर एंगल निकालना है तो 360 को एन से भाग कर दो। और अगर आपको नंबर ऑफ डायगोनल निकालना है तो फॉर्मूला होता है n-3/2। तो ये आपकी ओवरऑल प्रॉपर्टी हो गई। तो सारी प्रॉपर्टी हमने आपको एक ही वीडियो में प्रोवाइड करा दी है। इसमें आपका लाइन और एंगल्स था, ट्रायंगल था और क्वाड्रिलेटरल था, ठीक है। तो मिलते हैं अगले पार्ट में जिसमें हम लोग सर्किल के बारे में डिस्कस करेंगे। सारी प्रॉपर्टी आपको मिल जाएंगी तो फिर ये ज्योमेट्री के जितने भी लेक्चर आप आगे लगाने वाले हैं सब आपके लिए आसान हो जाएंगे, ठीक है। उम्मीद करते हैं आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। तो जिनको ये पसंद आ रहा है तो वो प्लीज़ लाइक कर सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हैं। और अगर आप चैनल पे बिल्कुल नए आए हुए हैं तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में जिसमें हम लोग सर्कल के बारे में डिस्कस करेंगे, ऑल प्रॉपर्टी इन वन वीडियो, ठीक है। तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू, टाटा, बाय बाय।